हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 20। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 20वां वीडियो है और इससे पहले 19 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है KSP यानी विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग, कि हम विलेयता गुणनफल का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग में आप नंबर 1 हेडिंग लिखो। नंबर 1 सबसे पहले तो हेडिंग लिख लो आप KSP के अनुप्रयोग यानी विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग, और इसमें नंबर 1 हेडिंग लिखो अल्प विलेय विद्युत अपघटकों की विलेयता ज्ञात करने में। अल्प विलेय विद्युत अपघट्यों अल्प विलेय विद्युत अपघट्यों की, मेरे साथ साथ लिखो, विलेयता ज्ञात करने में। तो मान लो आपके पास कोई अल्प विलेय विद्युत अपघटय है और उसका विलेयता गुणनफल आपको पता है, तो आप उसकी विलेयता बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है ना कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ। आपको पता है कि जो भी अल्प विलेय विद्युत अपघटय आपके पास होगा उसकी विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध का सूत्र आप निकाल लोगे ना। और जब विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध का सूत्र आप बना लोगे बड़ी आसानी से और विलेयता गुणनफल आपको पता होगा, तो फिर विलेयता तो निकाल ही लोगे, क्योंकि आपने विलेयता और विलेयता गुणनफल में जो संबंध होता है उसके सूत्र को निकाल लिया है, बना लिया है। तो यहाँ एक लाइन में लिख लो आप एस का मतलब क्या होता है? विलेयता। चलो लिख देता हूँ ब्रैकेट में विलेयता तथा विलेयता गुणनफल को किससे लिखते हैं? KSP। विलेयता गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करके हम विलेयता गुणनफल से यानी KSP से विलेयता यानी S ज्ञात कर सकते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? यदि आपके पास कोई भी अल्प विलेय विद्युत अपघटय है तो आप उस अल्प विलेय विद्युत अपघटय को आयन में तोड़ के देख लो कि कैसे टूटेगा आयनों में, और फिर उसके लिए विलेयता गुणनफल और विलेयता के बीच संबंध का सूत्र बना लो, और उस सूत्र की सहायता से यदि आपको KSP पता है तो S तो आप निकाल ही लोगे। मैंने कल जो है आपको सिखाए थे बहुत सारे तरीके कि विलेयता गुणनफल और विलेयता में संबंध कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर दो लिखो आप, हेडिंग नंबर 2। ये नंबर 1 था, हेडिंग नंबर 2 है अवक्षेपण अभिक्रियाओं में। अवक्षेपण अभिक्रियाओं में, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना आप सब।
अवक्षेपण अभिक्रियाओं में, अवक्षेपण अभिक्रियाओं में, इस पे आप इम्पोर्टेंट का निशान लगा लेना ज़रूर। देखो एक बात बताता हूँ, मान लो आपके पास कोई भी विद्युत अपघटय है, जैसे एक विद्युत अपघटय है ए बी, और ये ऐसे टूटता है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, ऐसे टूटता है। तो आपको पता है कि आप इसके लिए के एस पी निकाल लोगे, विलेयता गुणनफल तो निकाल लोगे इसके लिए, कल मैं सिखा रहा था ना आपको। और मान लो मैं आपको कहूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं, माना विलेयता गुणनफल, माना विलेयता गुणनफल, मतलब इस विद्युत अपघटय के लिए विलेयता गुणनफल तो है के एस पी, क्या है के एस पी, तथा आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल है मान लो Q, मान लो इसके लिए आयनिक गुणनफल क्या है Q। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, देखो यदि आपका जो आयनिक गुणनफल है ना, ध्यान से समझना, Q का मतलब क्या है, आयनिक गुणनफल। यदि आयनिक गुणनफल बड़ा होगा विलेयता गुणनफल से, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा काम का है, ध्यान रखो। यदि किसी विद्युत अपघटय के आयनन के लिए या आयनन के समय आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से बड़ा होता है, तो उसका अवक्षेपण हो जाएगा। तो किसका, इस विद्युत अपघटय का। तो हम यहाँ लिखेंगे तो अवक्षेपण होगा, तो अवक्षेपण होगा। यानी अवक्षेपण की क्रिया केवल तभी होती है जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। और ऐसा जो विलयन होगा ना, जिस समय आपको आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से बड़ा दिखाई दे रहा होगा, बड़ा महसूस हो रहा होगा, अवक्षेपण की क्रिया हो रही होगी, तो ऐसा विलयन होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इसका मतलब आपका जो विद्युत अपघटय है उसका अति संतृप्त विलयन बना हुआ होगा, ठीक है। दूसरी बात बी, दूसरी बात ध्यान से देखना जरा बिल्कुल। यदि मैं आपको कहूँ कि आपका जो आयनिक गुणनफल है इस विद्युत अपघटय का आयनिक गुणनफल वो छोटा है विलेयता गुणनफल से, तो अवक्षेपण नहीं होगा, तो अवक्षेपण नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में अवक्षेपण नहीं होता है, और ऐसे विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। और एक और बात भी तो हो सकती है, यदि मैं आपको कहूँ कि आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल ये दोनों बराबर हो जाएं, तो यदि ये दोनों बराबर हो गए तब भी अवक्षेपण नहीं होगा, तो भी अवक्षेपण नहीं होगा, ठीक है। पर जो विलयन होगा ना आपका, वो इस समय जब आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल बराबर होते हैं, इस समय जो विलयन आपके पास होता है वो होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और मैंने आपको ये तीनों चीज़ें समझा रखी हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। भाई संतृप्त विलयन का मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो, विलेय की मात्रा क्या हो, अधिकतम। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये ऊपर वाला जो पहला अनुप्रयोग है ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, पर ये दूसरा अनुप्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है अवक्षेपण अभिक्रियाओं में। और इसका ये वाला पॉइंट नंबर ए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा होता है, अवक्षेपण की क्रिया केवल तभी होती है, नहीं तो अवक्षेपण की क्रिया नहीं होती। अब जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले अनुप्रयोग बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो विलेयता और विलेयता गुणनफल
इनमें आपको संबंध भी निकालना आना चाहिए, जो मैंने कल आपको सिखाया था। और विलेयता गुणनफल क्या होता है, कैसे इसे निकालते हैं, किसी भी अभिक्रिया के लिए विलेयता गुणनफल की वैल्यू कैसे निकाल ली जाती है, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए विलेयता गुणनफल की वैल्यू कैसे निकाल ली जाती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात का यहाँ ज़रूर, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है इसमें एक बात का ज़रूर पता होना चाहिए कि जब भी कोई विद्युत अपघट्य का विलयन आपके पास है और उस विलयन में आप देख रहे हो कि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो गया है या ज़्यादा है, तो जब भी आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा होता है ना, तभी अवक्षेपण की क्रिया होती है। वो विद्युत अपघट्य अवक्षेप के रूप में अलग होने लग जाता है जब भी आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत खास पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। लिखो चलो नंबर 3। नमक के शोधन में, नमक के शोधन में, तो हम नमक के शोधन में भी KSP का प्रयोग करते हैं, विलेयता गुणनफल का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? आप जब भी नमक का शोधन करते हो तो आप अशुद्ध नमक को NaCl लिख दूं, अशुद्ध NaCl का संतृप्त विलयन लेते हो। हमारे पास क्या होता है? अशुद्ध नमक का संतृप्त विलयन। तो हमारे पास अशुद्ध नमक का संतृप्त विलयन है और इस अशुद्ध नमक के संतृप्त विलयन में आप एक काम करो, प्रवाहित कर दो HCl गैस। जैसे ही आप अशुद्ध नमक के संतृप्त विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। HCl तो प्रबल विद्युत अपघट्य है क्योंकि प्रबल अम्ल है और तेज़ी से आयनों में टूटेगा, तो विलयन में Cl नेगेटिव आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि HCl गैस प्रवाहित करने से Cl नेगेटिव आयन जो हैं उनकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के निशान को चलो ऐसे दिखाता हूँ मैं। क्या लिखा है हमने कि अशुद्ध नमक का संतृप्त विलयन है हमारे पास, उसमें हमने HCl गैस प्रवाहित करी, तो HCl गैस प्रवाहित करने से Cl नेगेटिव आयनों का सांद्रण या उनकी सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अब जब Cl नेगेटिव आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो आपको पता है NaCl कैसे टूटता है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इनकी आपने सांद्रता बढ़ा दी HCl गैस प्रवाहित करके। तो इनकी सांद्रता बढ़ने से जो Na और Cl के आयनों का गुणनफल है, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल है, वो बढ़ जाएगा। यानी आयनिक गुणनफल ज़्यादा हो जाएगा विलेयता गुणनफल से, और जैसे ही आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही ये नमक अवक्षेप के रूप में शुद्ध नमक आपको प्राप्त होता रहेगा। ठीक है। क्या प्राप्त होता रहेगा? शुद्ध नमक। अवक्षेपित होना शुरू हो जाएगा तो नमक ही तो अवक्षेपित होगा, क्योंकि NaCl का ही तो आपने आयनिक गुणनफल बढ़ाया है। तो HCl गैस प्रवाहित होने से Cl नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और ऐसा करने से NaCl का आयनिक गुणनफल, NaCl का आयनिक गुणनफल बड़ा हो जाता है विलेयता गुणनफल से। देखो ये बड़े का ही तो निशान है, आपको पता है बड़े की तरफ 2 लड्डू और छोटे की तरफ 1 लड्डू। तो NaCl का आयनिक गुणनफल बड़ा हो जाता है विलेयता गुणनफल से। जिसे आप लिख सकते हो Q बड़ा हो जाता है KSP से, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। आयनिक गुणनफल बड़ा हो जाता है विलेयता गुणनफल से, और जब भी ये बड़ा होगा तो अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो अतः शुद्ध NaCl यानी नमक
के अवक्षेप, शुद्ध के अवक्षेप प्राप्त हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखो। चलो यहाँ ए की मात्रा हटा दी मैंने। शुद्ध NaCl का क्या हो जाता है, अवक्षेपण। क्या हो जाता है, अवक्षेपण, यानी वो शुद्ध नमक अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग ये है। उसके बाद नंबर 4 लिखो आप। नंबर 4 आप लिखो साबुन के लवणन में। साबुन के लवणन में, लवणन माने साल्टिंग, साल्टिंग प्रोसेस ऑफ सोप। साबुन के लवणन में, देखो साबुन को भी हमें अवक्षेपित करना पड़ता है। आपको पता है तेल या वसा जो होता है ना, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था RCOOH, ये फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड। R का मतलब एल्काइल ग्रुप और HCOOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। फैटी एसिड है यानी वसीय अम्ल कहते हो आप इसे, हिंदी में कहते हो वसीय अम्ल। ये तेल या वसा है, या तो तेल है और या तो वसा है। तो आपके पास जब भी कहीं तेल या वसा होता है यानी फैटी एसिड होता है तो आप उसके ऊपर साबुन बनाने के लिए जलीय NaOH का रिएक्शन कराते हो, या फिर यूँ कह दो कि NaOH के जलीय विलयन को आप प्रवाहित करते हो अधिकता में। ऐसा करने से पता क्या होगा, ऐसा करने से आपको मिलेगा RCOONA, यानी फैटी एसिड का सोडियम साल्ट। देखो H था, H की जगह Na ही तो आया। कहाँ से आया NaOH के कारण। ठीक है, और ये जो RCOONA है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसे ही कहते हैं साबुन। इसे ही क्या कहते हैं, साबुन। और इसका आपको अवक्षेप मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, अवक्षेप। मतलब कहने की बात यह है कि जब आप तेल या वसा में जलीय NaOH या NaOH के जलीय विलयन को अधिकता में प्रवाहित करते हो, या इसके साथ ये अधिकता में होना चाहिए, रिएक्शन करते हो, तो आपको साबुन प्राप्त होता है। साबुन के अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो फैटी एसिड का सोडियम साल्ट होता है। इसका अवक्षेप आपको क्यों मिला, इसलिए मिला क्योंकि ये जो NaOH है ना, ये प्रबल विद्युत अपघटय है, और प्रबल विद्युत अपघटय है तो बहुत तेज़ी से आयनों में टूटेगा, और बहुत तेज़ी से आयनों में टूटेगा तो विलयन में Na पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ा देगा, और Na पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ाएगा तो Na पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण देखो RCOONA जो बनता है, इसका विपरीत दिशा में वेग बढ़ेगा, जिसके कारण ये अवक्षेपित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी Na पॉजिटिव आयन है ना। क्या है, इसमें भी Na पॉजिटिव आयन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके साबुन के अवक्षेप यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अवक्षेप यानी साबुन का अवक्षेप हमें क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि NaOH एक प्रबल विद्युत अपघटय है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। क्योंकि NaOH एक प्रबल विद्युत अपघटय होने के कारण, प्रबल विद्युत अपघटय होने के कारण विलयन में किसकी सांद्रता बढ़ा देता है, बताओ भाई। Na की तो सांद्रता की यहाँ ज़रूरत है। विलयन में Na पॉजिटिव आयंस की सांद्रता बढ़ा देता है। तो Na पॉजिटिव आयनों की सांद्रता क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि साबुन का लवणन हमने किया है, यानी साबुन की साल्टिंग प्रोसेस हमने की है। देखो साबुन एक साल्ट ही तो है, सोडियम साल्ट है, सोडियम लवण है कार्बोक्सिलिक एसिड का या फैटी एसिड का।
मतलब यहाँ ये बात बहुत कम बच्चों के समझ में आती है। नॉर्मली बच्चे यूँ सोचते हैं कि जब RCOOH का रिएक्शन NaOH के साथ हम करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से तो निकलेगा एसिड में से तो H निकलेगा और बेस में से निकलेगा OH, तो ये NaOH तो निकल जाएगा यहाँ से, हमारे पास बचेगा RCOONA। ठीक है, RCOONA हमारे पास बच गया, साबुन बच गया, पर वो साबुन तो उस विलयन में ही घुला रहेगा। उस RCOONA के हमें अवक्षेप भी तो मिलने चाहिए, साबुन के अवक्षेप भी तो मिलने चाहिए। और अवक्षेप कब मिलेंगे? अवक्षेप जब मिलेंगे जब RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव इन आयनों का आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाएगा। और RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव इनका आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा कब होगा? जब विलयन में कोई से एक आयन की सांद्रता बढ़ जाए। और कौन से आयन की सांद्रता बढ़ सकती है? इसकी बढ़ सकती है Na पॉजिटिव की। क्यों? क्योंकि ये भले ही उसके साथ रिएक्शन कर रहा हो पर विलयन में Na पॉजिटिव आयनों की संख्या तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है और प्रबल क्षार है तो प्रबल विद्युत अपघटय है, और प्रबल विद्युत अपघटय तो तेजी से आयनों में टूट के विलयन में Na पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाएगा। और जब Na पॉजिटिव आयनों की संख्या पूरे विलयन में बढ़ेगी तो इफेक्ट तो यहाँ पड़ेगा ना उसका। Na पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ गई, ये है ही, तो इन दोनों की आयनिक गुणनफल बढ़ेगा, आयनों की सांद्रताओं की गुणा बढ़ेगी। और जब गुणनफल बढ़ेगा तो RCOONA का आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी आयनिक गुणनफल यानी Q विलेयता गुणनफल KSP से ज़्यादा हो जाता है ना, तो जिसका आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाता है वही विद्युत अपघटय अवक्षेपित होने लगता है। क्या होने लगता है? अवक्षेपित। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले अनुप्रयोग सीखते हैं। लिख लिया पोज करके? ठीक है। जो वैसे तो मेरे साथ साथ लिखा करो आप, पर जो छूट जाता है ना, मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप नहीं लिख पाए हो, समझ रहे हो, तो फिर पोज कर लिया करो वीडियो को और पोज करके फिर लिख लिया करो जो छूट जाता है। चलो अगली बात करते हैं। कितने लिखे हमने अनुप्रयोग? 4 लिखे हैं ना बेटे। 5वां अनुप्रयोग लिखते हैं। चलो 5वां अनुप्रयोग समझते हैं क्या है। पांचवा है द्वितीय समूह के मूलकों के सल्फाइडों का अवक्षेपण। नंबर 5। द्वितीय को ऐसे लिख दूं क्या? द्वितीय समूह को लिख दूं सेकंड ग्रुप के लवणों के, लवण नहीं लिखना चाहिए, मूलक लिखो, क्षारीय मूलक है ना ये, बेसिक रेडिकल्स। सेकंड ग्रुप के मूलकों के किसका अवक्षेपण करना है? सल्फाइडों का। एस डबल नेगेटिव, चलो सल्फाइड ऐसे लिखते हैं, सल्फाइड के अवक्षेपण में, या केवल का अवक्षेपण भी लिख सकते थे आप, तो इसमें भी KSP की ज़रूरत पड़ती है हमें, यानी विलेयता गुणनफल की यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है देखो, आपको पता है कि जो सेकंड ग्रुप के क्षारीय मूलक होते हैं ना, मेरे साथ साथ लिखना, सेकंड ग्रुप के क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल्स, सेकंड ग्रुप के जितने भी क्षारीय मूलक होते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि ये सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। किसके रूप में? सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। और सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित करने के लिए हमें इसमें H2S गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूँगा यहाँ कि हमें प्रवाहित करनी पड़ेगी कौन सी गैस? H2S गैस। पर H2S गैस प्रवाहित करने से एक समस्या आ जाती है। समस्या ये आ जाती है, आपको पता है कि H2S आयनों में टूट के क्या देगा?
भाई दो तो देगा H पॉजिटिव और एक देगा सल्फाइड आयन S डबल नेगेटिव। और यदि इस सल्फाइड आयन की सांद्रता ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो पता क्या होगा, तो सेकंड ग्रुप के जो मूलक हैं, क्षारीय मूलक, वे तो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो ही जाएंगे, पर उन्हीं के साथ साथ जो फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं वे भी सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे। क्योंकि यदि मैं आपको कहूँ कि यार विलेयता गुणनफल की बात कर रहे सेकंड ग्रुप के, और यहाँ विलेयता गुणनफल की बात कर रहे हैं हम थर्ड ग्रुप के, थर्ड नहीं फोर्थ ग्रुप के, तो जो फोर्थ ग्रुप के मूलकों का विलेयता गुणनफल होता है ना, वो ज़्यादा होता है सेकंड ग्रुप के मूलकों के विलेयता गुणनफल से। यानी सल्फाइड अवक्षेपों के बात कर रहा मैं, कि यदि हम बात करें कि भाई सेकंड ग्रुप के जो आपके बेसिक रेडिकल्स हैं उनके सल्फाइड के जो साल्ट बनेंगे उनका विलेयता गुणनफल, और जो फोर्थ ग्रुप के आपके बेसिक रेडिकल्स हैं उनके जो सल्फाइड वाले साल्ट बनेंगे उनका विलेयता गुणनफल, यदि दोनों का कंपैरिजन करूँ ना, देखो आदत तो इनकी दोनों की ही सल्फाइड अवक्षेप बनाने की है, दोनों की आदत, दोनों का मतलब किन की, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की भी और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की भी। सेकंड और फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं इन दोनों की आदत है सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होने की। पर यहाँ एक बात है कि फोर्थ ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनके लिए KsP ज़्यादा है और इनके लिए कम है। और यदि आपने इन सेकंड ग्रुप के क्षारीय मूलकों को सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित करने के लिए आपने H2S गैस प्रवाहित कर दी ना, तो H2S गैस क्या करेगी, सल्फाइड आयनों की सांद्रता बढ़ाएगी। और यदि सल्फाइड आयनों की सांद्रता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ सेकंड ग्रुप के सल्फाइड तो अवक्षेपित नहीं होंगे और ये अवक्षेपित होने शुरू हो जाएंगे, होंगे तो ये भी अवक्षेपित, पर ये अवक्षेपित फोर्थ ग्रुप के भी होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि S का मान, S डबल नेगेटिव का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा आयनिक गुणनफल उतना बढ़ेगा, और आयनिक गुणनफल बढ़ते बढ़ते यदि इससे ज़्यादा हो गया ना फोर्थ ग्रुप के KsP से, तो फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स भी अवक्षेपित होने शुरू हो जाएंगे। और हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें सिर्फ सेकंड ग्रुप के ही बेसिक रेडिकल्स को अवक्षेपित करना है, सिर्फ कौन से, सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स को ही अवक्षेपित करना है। और यदि आप केवल सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स को अवक्षेपित करना चाह रहे हो तो किसी तरीके से जो आपने H2S गैस प्रवाहित की है उसके सल्फाइड आयनों की सांद्रता लिमिटेड रखो, यानी सल्फाइड आयनों की संख्या, सांद्रता, मात्रा किसी तरीके से घटाओ। और उसे घटाने का बहुत आसान तरीका है, तरीका ये है कि आप इसमें डाइल्यूट HCl प्रवाहित कर दो, डाइल्यूट HCl इसमें डाल दो। अब डाइल्यूट HCl डालने से क्या होगा, आपको पता है कि HCl एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है तो तेजी से आयनों में टूटेगा, प्रबल विद्युत अपघटय भी है, और प्रबल विद्युत अपघटय है तो विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाएगा, और H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाएगा Cl नेगेटिव की बढ़ाएगा, जिसके कारण H2S कम आयनित होगा। यानी ये जो है ना प्रबल विद्युत अपघटय है सम आयन वाला, इसमें भी H पॉजिटिव आयन है, इसमें भी, तो ये सम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघटय दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा को घटा देगा। और आयनन की मात्रा जब इसकी घटेगी ना तो उससे पता क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि H2S कम टूटेगा आयनों में, और कम टूटेगा तो S डबल नेगेटिव आयन कम बनेंगे। S डबल नेगेटिव आयन इतने कम बनेंगे कि आयनिक गुणनफल केवल इतना बढ़ पाएगा कि सेकंड ग्रुप के KsP को ही अवक्षेपित कर सके, या यूं कह दो कि आयनिक गुणनफल का मान सेकंड ग्रुप के विलेयता गुणनफल से ही ज़्यादा होगा, फोर्थ ग्रुप के विलेयता गुणनफल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सेकंड ग्रुप के ही बेसिक रेडिकल्स सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो पाएंगे। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl मिलाते ही क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, चलो क्या होगा कि यहाँ लिख देता हूँ केवल, केवल लिखते हैं, केवल केवल सेकंड ग्रुप
के सल्फाइड अवक्षेपित। देखो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से समझने वाली बेटे, मतलब हमें इस बात का पता है कि सेकंड ग्रुप के साथ साथ फोर्थ ग्रुप के भी मूलक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होने के लिए लालायित हैं, बेचैन हैं, पर हमें केवल सेकंड ग्रुप के ही रेडिकल्स को सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित करना है। इसके लिए आपको सल्फाइड आयन चाहिए तो, पर कम मात्रा में चाहिए। H2S प्रवाहित करते ही सल्फाइड आयन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, तो उसकी मात्रा को घटाने के लिए हमने इस दुर्बल विद्युत अपघटय में सम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघटय मिला दिया, जिससे H2S कम टूटे आयनों में, और आयनों में कम टूटेगा तो सल्फाइड आयन कम मिलेंगे, और सल्फाइड आयन कम मिलेंगे तो आयनिक गुणनफल केवल इतना ही बढ़ पाएगा कि वो सेकंड ग्रुप के KSP से ही ज़्यादा हो सके, फोर्थ ग्रुप के KSP से ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, देखो यहाँ इस बात को लिख लेना, आप यहाँ लिख लेना इस बात को, चूँकि सेकंड ग्रुप के मूलकों का KSP, सेकंड ग्रुप के मूलक लिख लो या रेडिकल्स लिख लो, मूलकों का KSP छोटा होता है फोर्थ ग्रुप के KSP से, मतलब फोर्थ ग्रुप के मूलकों का जो विलेयता गुणनफल है वो होता है ज़्यादा, इसलिए हमें सल्फाइड आयनों की सांद्रता की कम आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए S डबल नेगेटिव आयनों की कम सांद्रता की आवश्यकता है, यानी हमें सल्फाइड आयन कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। यदि आपको ज़्यादा सल्फाइड आयन मिल गए ना, तो फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो नंबर 6 लिखते हैं, छठा अनुप्रयोग। नंबर 6 लिखते हैं, थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइडों के अवक्षेपण में। लिख लो, थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स के अवक्षेपण में, यानी प्रेसिपिटेशन में। ये जो थर्ड ग्रुप के आपके बेसिक रेडिकल्स हैं ना, ये अवक्षेपित होते हैं हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, OH के फॉर्म में। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ भी, प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने, जैसे भाई ऊपर में हमने सेकंड ग्रुप में पढ़ा कि सेकंड ग्रुप के जो क्षारीय मूलक हैं उनकी आदत है सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होने की, पर प्रॉब्लम ये है कि यदि सल्फाइड आयन H2S डालते ही सल्फाइड आयनों की सांद्रता बढ़ गई ना ज़्यादा, तो सेकंड ग्रुप के मूलक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो या ना हो, पर उससे पहले फोर्थ ग्रुप के जो मूलक हैं वे सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे और आप अपने प्रैक्टिकल को आगे नहीं चला पाओगे। इसी तरीके से यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे वहाँ सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं ना मूलक, यहाँ क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं OH के रूप में। सल्फाइड को तो लिखते हैं S डबल नेगेटिव से, और हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं OH नेगेटिव से। तो ये होते हैं OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित। पर प्रॉब्लम ये है कि यदि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता ज़रूरत से ज़्यादा होगी, आपने बढ़ा दी सांद्रता, तो उससे एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि जो फिफ्थ ग्रुप के या उससे अगले ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं वे हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होने शुरू हो जाएंगे, और हमें चाहिए केवल थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड ही अवक्षेपित हों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप से आप प्रैक्टिकल करते करते थर्ड ग्रुप पे पहुँचे,
आपके पास जो सेकंड ग्रुप का बचा हुआ मटेरियल है उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें H2S गैस आपने भर रखी है, H2S गैस आपने भर रखी है। तो आप उसमें पहले HNO3 मिला दो और HNO3 मिला के उसे उबाल दो। ऐसा करने से पता क्या होगा भाई, सेकंड ग्रुप का बचा हुआ जो मटेरियल है उसमें आपने HNO3 मिलाया, फिर उसे उबाल दिया। ऐसा करने से आपकी जो H2S थी ना वो दूर हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं H2S दूर। H2S आपने सारी निकाल दी उसमें से जितनी बची हुई थी, क्योंकि अब तो आप थर्ड ग्रुप के प्रैक्टिकल करोगे। अब आप क्या करोगे कि उसमें NH4Cl मिलाओ, अमोनियम क्लोराइड। देखो यहाँ लिखता हूँ, प्लस करेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। सबको पता है प्रबल विद्युत अपघटय है और तेज़ी से आयनों में टूट के विलयन में NH4 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ाएगा। और इसी के साथ साथ मिलाओ NH4OH दुर्बल विद्युत अपघटय या दुर्बल अक्षार, और ये अधिकता में मिलाओ, अधिकता में। पता क्या होगा, ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, धीरे धीरे आयनों में टूटेगा, और ये NH4Cl प्रबल है, इसे आयनों में टूटने ही नहीं देगा क्योंकि सम आयन वाला है। देखो NH4 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, सम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघटय दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा को दबा देता है, और आयनन की मात्रा यदि इसकी घट गई तो ये OH नेगेटिव आयन कम देगा, और OH नेगेटिव आयन कम देगा तो केवल थर्ड ग्रुप के ही हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होंगे। ठीक है, फिफ्थ ग्रुप के या उससे अगले ग्रुप के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित नहीं हो पाएंगे। और यदि आप यहाँ NH4Cl यानी सम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघटय ना डालते ना, तो NH4OH अकेला तो बहुत तेज़ी से टूटता ना, वो अकेला था तो OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देता, और यदि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती तो क्या होता। तो ऐसा होने से प्रॉब्लम ये होती कि जो थर्ड ग्रुप के आगे के ग्रुप हैं, जैसे फिफ्थ ग्रुप है, उसके हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होने शुरू हो जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम होती। तो यहाँ हमने क्या करा, NH4OH अधिकता में मिलाया। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, केवल थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखा, देखो मैंने हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, अवक्षेपित, केवल थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड ही अवक्षेपित होंगे, क्योंकि NH4Cl NH4OH को ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि OH नेगेटिव आयंस की सांद्रता क्या होगी, कम, इनकी सांद्रता कम होगी। क्यों होगी कम, आपको पता है क्यों होगी, चलो यहाँ लिख देता हूँ। आपको पता है कि NH4OH एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, ऐसे टूटता है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। पर जब इसी बर्तन में आप एक प्रबल विद्युत अपघटय NH4Cl डाल दोगे तो वो तो एक तेज़ी से टूटेगा। कैसे टूटेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और जब तेज़ी से टूटेगा तो विलयन में NH4 पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा देगा, और NH4 पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाएगा तो इफ़ेक्ट तो इस पे पड़ेगा ना, यही तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टूटने की स्पीड यानी आयनन की मात्रा घट जाएगी, आयनन का वेग भी घट जाएगा, जिसके कारण OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता भी घटेगी, और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता घटेगी तो आयनिक गुणनफल केवल थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड के विलेयता गुणनफल से ही ज़्यादा हो पाएगा। फिफ्थ ग्रुप के हाइड्रोक्साइडों के विलेयता गुणनफल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए केवल थर्ड ग्रुप के ही हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ मतलब कुल मिला के बात यह है कि पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया था, 6 अनुप्रयोग मैंने आपको बता दिए। पहले तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो मतलब यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि जो
पॉइंट नंबर सेकंड है ना वो बहुत खास है। अनुप्रयोग तो मैंने आपको 6 बता दिए, इन 6 में से कोई सा भी अनुप्रयोग पेपर में आ सकता है, पर दूसरे पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि अवक्षेपण केवल तभी होता है जब क्या होता है, जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाता है। और आप हर एक केस में क्या कर रहे हैं, आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज़्यादा ही कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हो। और आप यूँ देख रहे हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो जाए, कभी इस ग्रुप का अवक्षेपण तो हो या ना हो, पर इससे अगले ग्रुप के जो मूलक हैं वे भी अवक्षेपित होने शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको उसे ज़्यादा तो रखना है, उस ग्रुप के जो मूलक हैं उनके विलेयता गुणनफल से तो ज़्यादा रखना है, पर आगे के किसी भी ग्रुप के विलेयता गुणनफल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।